नमस्कार, मनी 9 के खास शो मनी सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका संभव। आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली खबरों को हम आपके लिए डिकोड करते हैं और खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ रहते हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। नमस्ते पवन जी, स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। नमस्कार। नमस्कार प्रियंका। पवन साहब, सबसे पहले तो यही बता देते कि आज किन खबरों को हमने पिक किया है आपसे बातचीत करने के लिए, यानी कौन सी खबरों पर रहेगा फोकस। तो शुरुआत होगी सीमेंट की खबर से। आशंका है कि नए साल की शुरुआत में सीमेंट की कीमतें और बढ़ सकती हैं। इसके बाद दवाओं को महंगा करने की मंजूरी दिए जाने के लिए ड्रग प्राइसिंग रेगुलेटर एनपीपीए की खिंचाई पर भी बात करने वाले हैं। हम पता करेंगे कि संसदीय समिति ने एनपीपीए से स्पष्टीकरण क्यों मांगा है। बजट को लेकर के अब फोकस बढ़ रहा है। मिडिल क्लास को टैक्स छूट देने को लेकर के वित्त मंत्री का एक बयान आया है, उसको आपके सामने रखेंगे। एनबीएफसी कंपनियों की तरफ से कर्ज में आई गिरावट पर बात होगी, जानेंगे इसका असर अर्थव्यवस्था पर किस तरह से पड़ सकता है। और साथ ही में रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के उस बयान को लेकर हम बात करेंगे जिसमें उन्होंने जीडीपी ग्रोथ में रिकवरी की बात कही है। और अंत में अदानी ग्रुप से जुड़ी उस खबर पर बात होगी जो बताती है कि अदानी ग्रुप एफएमसीजी कारोबार से बाहर हो रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट की कीमतों पर। सीमेंट की कीमतों में हाल में हुई बढ़ोतरी के बाद सीमेंट कंपनियां नए साल की शुरुआत से ही कीमतें फिर से बढ़ा सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों की तरफ से सीमेंट का दाम प्रति बैग औसतन 7 से 10 रुपए बढ़ाया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में हुए सुधार और मांग में बढ़ोतरी को देखते हुए कंपनी की तरफ से दाम बढ़ाए जाने की संभावना है। फिलहाल सीमेंट का जो दाम है औसतन 365 से 368 रुपए प्रति बैग चल रहा है। तो महंगाई एक नए तरीके से जो है आपको छू सकती है, आपके आशियाने की कीमत बढ़ सकती है। और इस खबर पर एक टेक लेते हैं पवन सर का भी। पवन सर, क्या लग रहा है आपको, सीमेंट कंपनियों का जो रुख रहा है, महंगाई लौटने वाली है सीमेंट की क्या? प्रियंका, 3-4 महीने से ये तय हो गया था और लगभग ऑब्वियस था कि सीमेंट की कीमतें बढ़ेंगी। देखिए, जैसे इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई तो सीमेंट कंपनियों के लिए लगभग 2 मोर्चों पे लड़ाई करनी पड़ रही थी। सबसे पहले देखिए आप कि इस साल इंटेंस हीट वेव रहा, फिर उसके बाद पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए, फिर उसके बाद वो लंबा चला। और उस सूरत में ना सीमेंट कंपनियों की आप देखिएगा तो खासकर जो पहला जो H1 है, जो हाफ वन है, Q1 और Q2, उसमें बड़ा सीमेंट कंपनियों के लिए चैलेंजेस बने रहे सेल्स के लिए और उसमें अच्छे ग्रोथ के लिए। बावजूद इसके एक आपको पता है कि जो फोरकास्ट है वो कि इस बार भी सीमेंट कंपनियों की जो ग्रोथ है वो कम से कम 5% को छुएगी। तो इंटेंस बिहेवियर और जो प्रोलॉन्ग्ड इलेक्शन कैंपेन था उसमें आपको पता है कि खासकर वो जो योजनाएं जिसमें जो सरकार किया उसमें वो रुकी पड़ी रही या उसमें स्लो रहा या उस पर काम नहीं हुआ, तो उन सब का असर आपको देखने को मिला। तो हाफ जो H1 था, जो फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर था, वो कायदे से इनके लिए मुश्किलों भरा रहा। इसके अलावा H1 में ये तय हो गया था कि साहब इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इनका जो रॉ मटेरियल है उसकी कीमतें बढ़ रही थी, जिसमें सिलिका है, जिसमें फ्लाई ऐश है, जिसमें जो लाइमस्टोन है, जो बाकी और दूसरे कच्चा माल जो इस्तेमाल करते हैं सीमेंट बनाने वाले, उन सब का जो रॉ मटेरियल था उसकी कीमतें, कुछ कीमतें कहीं कहीं ज़्यादा थी। जैसे आप लाइमस्टोन की कीमतें देखेंगे तो उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी थी। जिप्सम है तो उसमें थोड़ी बढ़ोतरी, पर कुल मिला के जो एनहांसमेंट सब जगह था, इंक्रीमेंट सब जगह था। तो उन 2 चैलेंजेस से जूझने के लिए, क्योंकि जब H2 में जब ग्रोथ पिकअप किया, जब डिमांड पिकअप किया, तो सीमेंट कंपनियों लगा कि ये अभी ऑफसेट करने का सही टाइम है। तो बल्कि एक राउंड का प्राइस इंक्रीज ऑलरेडी सीमेंट कंपनियों ने किया। देखिए, हर एरिया में आप नहीं कर सकते, ईस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन, वेस्टर्न जोन और साउथ जोन, तो सब जगह सीमेंट का डिमांड और सीमेंट के जो की कंपनियां, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब डिपेंड करता है। और सीमेंट जो है ना, बड़ा टिपिकली
उस तरह का मार्केट है। ऐसा नहीं है कि जब डिमांड अगर साउथ में है तो उस समय नॉर्थ में भी होगा। तो कई बार ये बड़े बड़े सीजन पे डिपेंड करता है। अभी जिस जगह हम लोग बैठे हैं, मतलब क्वार्टर 4 में घुसने वाले हैं, इसमें कंपनियों को, जो सीमेंट कंपनियां हैं, उसको बिल्कुल भरोसा हो गया है कि सेल्स ऊपर उठ रहा है, डिमांड लोगों की तरफ से आ रहा है, सीमेंट की डिमांड बढ़ रही है। ये सही वक्त है कि अब तक जो सेल्स डाउन रहा है उसको ऑफसेट करने के लिए सही टाइम है। कम से कम अगले अगले 3 महीना बचे हुए हैं, जिसको कायदे से वो अगर जो अब तक का उनका नुकसान रहा है उसकी भरपाई हो सकती है क्या। तो मतलब एक तरह से कहें तो बहुत अपबीट है, और ये पूरा क्वार्टर जो है इसका फायदा लेना वो चाहेंगे, तो लिहाजा इसीलिए आपको लगता है कि दाम बढ़ाए जा रहे हैं। पूरे साल के नुकसान की भरपाई करने का एक ही वक्त हो सकता है, लेकिन पवन सर, इससे फिर कोर इन्फ्लेशन को तो झटका लग सकता है। यहाँ पर हाउसिंग इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, हाउसिंग की अगर हम बात करें, एक तरह से वो किसी हमारे देश के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का भी काम हो रहा है। तो इन सब में यहाँ पर जो है कीमतें जो है बढ़ सकती हैं। इसका बिल्कुल फर्क दिखेगा प्रियंका। आप 1.5 साल से देखिए, खासकर जैसे दिल्ली के आसपास, खासकर जो वेस्टर्न मार्केट है वहां पे आप देखेंगे तो आपको रियल एस्टेट के मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी है। कहीं कहीं प्राइसेस 15% चढ़े हुए हैं, कहीं कहीं 25% चढ़े हुए हैं। तो बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में देखिए, इस क्वार्टर में अगर सीमेंट की कीमतें बढ़ती हैं तो फिलहाल तो अभी नहीं दिखेगा, लेकिन आपको अगले साल उसका इम्पैक्ट दिखेगा रियल एस्टेट की कीमत पे। और खासकर जिस सेंट्रल जोन में जहां बढ़ाने की तैयारी चल रही है, जहां नॉर्दर्न रीजन में जहां बढ़ाने की तैयारी चल रही है, इन सब जगहों पे आपको रियल एस्टेट की कीमतों में ऑब्वियसली इसका इजाफा दिखेगा। तो चलिए, तो सीमेंट कंपनियां जो हैं वो एक बार फिर से गेयर अप हो रही हैं कि प्राइसेस बढ़ा सकती हैं, और इससे हाउसिंग की कीमतों पर हम देख सकते हैं असर इस लास्ट क्वार्टर में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसद की स्थायी समिति ने 11 दवाओं की कीमत में 50% बढ़ोतरी की मंजूरी देने के लिए ड्रग प्राइस रेगुलेटरी एनपीपीए को लताड़ा है। संसदीय समिति ने कहा है कि एनपीपीए के कदम से गरीबों पर मार पड़ेगी। समिति ने दवाओं की कीमत बढ़ाने की मंजूरी देने के लिए एनपीपीए से क्लैरिफिकेशन भी मांगा है। एनपीपीए ने 15 अक्टूबर को 11 ड्रग फॉर्मुलेशन की कीमत में 50% की बढ़ोतरी की मंजूरी दी थी। पवन जी, क्या एनपीपीए की तरफ से दवा कीमत बढ़ाने की मंजूरी पर नियमों का पालन नहीं हुआ? संसदीय समिति को किस बात का एतराज है? क्यों ये क्लैरिफिकेशन मांगा जा रहा है? देखिए, नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है जिसमें कंपनियों को अगर अपने दवा की कीमतें बढ़ानी पड़ती है तो उससे इनको परमिशन लेना पड़ता है, खासकर जो कुछ खास किस्म की दवा है उसके लिए तो जरूर। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जैसा कि हम कई बार अपन बातचीत में देख चुके हैं, स्पष्ट कर चुके हैं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का कोई भी फैसला वो कहीं बाइंडिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि पॉलिसी मेकर्स के लिए एक अलर्ट का ये काम करता है, एक तरह से कहें तो ये डिटरेंट का काम करता है, इसलिए ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए इस बात पर कि एनपीपीए ने किया क्या है। एनपीपीए ने जो 50% हाइक 11 कंपनियों को फॉर्मुलेशंस के लिए 50% हाइक करने की परमिशन दी है। ये सामान्य परिस्थितियों में नहीं दी जाती, पर एनपीपीए ने कुछ क्लाउज का इन्वोक करने का हवाला दिया है, जिसमें एसेंशियल ड्रग्स के लिए इसका इस्तेमाल किया सकता है, इस क्लॉज का। और साथ ही साथ एनपीपीए ने ये कहा है कि हमें इसलिए इनको परमिशन देने की जरूरत पड़ी क्योंकि इनमें से कई कंपनियों ने इस तरह की दवाएं बनाने से पहले इनकार कर दिया है, और इससे ऐसा होता कि मार्केट में इन दवाओं की अवेलेबिलिटी नहीं होती। लिहाजा उस एसेंशियल क्लाउज को इन्वोक करके 50% बढ़ोतरी का परमिशन देके इन कंपनियों को बढ़ोतरी दी गई, जिससे इन दवाओं की अवेलेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। उसमें अस्थमा की दवाइयां हैं, उसमें ग्लोकोमा की दवाइयां हैं, उसमें टीबी के मेडिसिन हैं, उसमें मेंटल हेल्थ के बाकी और मेडिसिन इन्वॉल्व हैं। प्रियंका, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जिस बात पे इनका विरोध किया है वो ये कहा है कि ये फैसला ठीक नहीं है। ये जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है इस देश में, उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये बात सही है।
वैसे ही आपको एक मैं चलते चलते एक क्योंकि जिस कंटेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं उसमें ये जानना बहुत जरूरी है। इस देश में इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन हम लोग बात करते रहते हैं। इन्फ्लेशन 6 चला जाता है, 7 चला जाता है, तो हम लोग सब उसको सीरियसली लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और लगभग कभी कभी सिर पे भी उठाते हैं। इस देश में मेडिकल इन्फ्लेशन पिछले 2 साल से 15% पे बना हुआ है। मेडिकल इन्फ्लेशन का मतलब हुआ कि उसमें आप मेडिकल केयर से जुड़े मेडिसिन बाकी और चीजें जोड़ दीजिए, उसमें आप हेल्थ इंश्योरेंस को भी जोड़ सकते हैं। सब मिला के जो मेडिकल इन्फ्लेशन है वो इस देश में 15% है और पिछले 2 साल से लगभग लगभग ये यहाँ पे बना हुआ है। ऐसे में मेरा कहना आपसे यह है कि जब इन दवाओं की कीमतें बढ़ाई गई है तो ये भी मेडिकल इन्फ्लेशन में और जाकर आगे ऐड करेगा। एनपीपीए ने जो बातें कही है वो मुझे मुझे मतलब मैं फार्मा का मार्केट जो है वो इसलिए इतना नहीं समझता हूं क्योंकि मैं इनसाइडर नहीं हूं, लेकिन मैं प्राइस मैकेनिज्म समझता हूं, तो लिहाजा एनपीपीए ने किया है। और इस पे देखिए ऐसे समझिए, इस देश में जो फार्मा की कंपनियां उसकी लॉबी बहुत बड़ी है। ऐसे में एनपीपीए पे दबाव में काम करवा लेना, एनपीपीए से अपनी बात मनवा लेना, इसमें कोई बहुत ऐसी आश्चर्य की बात नहीं जिसमें मैं कह सकता हूं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है, बहुत ज्यादा उसकी संभावना है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी हुआ होगा, पर ये देखना सरकार का काम है कि अगर प्राइसेस मेडिसिन के बढ़े हैं, बेतहाशा बढ़े हैं, तो उसका क्या उस पर क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, उस पर क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। मैंने मेडिकल इन्फ्लेशन के रेट की आपसे बात कह दी है। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का डिसीजन जो कि बाइंडिंग नहीं है, इसको देखते हुए सरकार इसमें से कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है क्या। आप पूछेगा अभी कोई निकालेगी, तो मेरा आंसर है शायद नहीं निकालेगी। अगर निकालेगी तो बल्कि मुझे अचरज होगा, पर कायदे से निकाला जाना चाहिए। बिल्कुल। सर, बार बार एक बात ये भी उठती है कि महंगाई जिस तरह से हमारे देश में उसको जैसे कैलकुलेट किया जा रहा है वो सही नहीं है, उसमें बदलाव की ज़रूरत है, एक नया मैकेनिज्म लाना चाहिए। कई एक्सपर्ट हैं जो अपने कंसर्न बार बार रेज कर चुके हैं। आपने भी अभी जैसे मेडिकल इन्फ्लेशन का जिक्र किया, तो इसको आपको लगता है इसको भी शामिल करना चाहिए सरकार को? क्योंकि वाकई में अगर इन्फ्लेशन 7% है तो मेडिकल इन्फ्लेशन डबल डिजिट की रफ्तार से बढ़ रही है, और फिर हम एजुकेशन इन्फ्लेशन को भी मैं कहूँगी कि वो भी इसी तेज़ी से बढ़ रही है। तो ऐसे में ये वाले जो फैक्टर्स होते हैं, ये मेडिकल इन्फ्लेशन, ये सब जो है, इन सबको भी क्या महंगाई के कैलकुलेशन में इनको भी आंकना चाहिए? देखिए, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, उसमें ऑलरेडी इसके प्रोविजन होंगे। वो जब आप इस तरह से ब्रेक डाउन करके उसको देखना पड़ेगा। अभी के वो डेटा देखना पड़ेगा प्रियंका की, क्या जो अभी जो 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 इंग्रेडिएंट्स हैं उसके, जिसके आधार पर हम लोग महंगाई नापते हैं, उसमें कहीं ये रिफ्लेक्ट करता है क्या। ओवरऑल आप देखिएगा तो आप एजुकेशन का इन्फ्लेशन या फिर मेडिकल इन्फ्लेशन कहते हैं, ये इसके बढ़ने का भी असर आपको जनरली नहीं दिखता। साल में फर्ज करिए कि कोई एक इंसान बीमार हो गया, कल तक जिसको 10,000 के खर्चे की बजाय उसमें 15% आप इन्फ्लेशन लगा दीजिए, उतना खर्चा उसका ज्यादा हो गया, तो आपको पता चलेगा कि 2-3 महीने की सब्जियां खरीदने के पैसे जितने आप लगा सकते थे उतने एक बार मेडिकल इन्फ्लेशन में निकल गया। तो ये बात उसकी नहीं है। बात यह है कि आप इन्फ्लेशन नापने के तरीके आप बेशक आप जैसा चाहते हैं वैसा रखिए, पर कम से कम इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या मेडिकल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के तरीके कुछ हैं क्या, कैसे करेंगे। हेल्थ केयर उसको सप्रेस करिए, हेल्थ केयर के खर्चे कम करवाइए, जो सरकारी हॉस्पिटलों में सुविधाएं बढ़वाइए, साथ ही साथ मेडिसिन के प्राइसेस पे कंट्रोल करिए, साथ ही साथ आप जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं या जो हेल्थ की पॉलिसी लेते हैं वो आपको 15% बढ़ा के, आपको पता नहीं चलता है, पर जो एजेंट आता है आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, अगले साल आपको 15% लगा के बोल देगा। तो उस पे कैसे लगाम रखा जाए। आप इंडिकेटर्स आपको लगता है एक इकोनॉमी में इसी इंडिकेटर से काम चल जाएगा, यही तरीके से काम चल जाएगा, तो आप बेशक उसको रखिए, पर आप जिस प्राइसेस को जो स्पाइरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है उस पर तो कंट्रोल रखिएगा ना, उसका तरीका निकाला जाना चाहिए। बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होती मेडिकल
इन्फ्लेशन और इसमें कहीं ना कहीं निजी अस्पतालों के जो रेट कार्ड हैं वो भी कई बार सवालों के घेरे में रहे हैं। क्या सरकार एक स्टैंडर्डाइज रेट कार्ड नहीं ला सकती है? बहुत सारे सवाल हैं, जवाब देते देते पूरा शो निकल जाएगा, इसलिए मैं अब अगले खबर की तरफ बढ़ती हूँ। तो दो खबर हमने ली, पहले सीमेंट की महंगाई की और फिर हमने अगली खबर ली, इसमें भी महंगाई पर ही फोकस था, दवाइयाँ जो महंगी हो रही हैं। और तीसरी खबर ये बता रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि वो देश के मिडिल क्लास को बजट में राहत तो देना चाहती हैं और वो इस बात का समर्थन भी करती हैं कि मिडिल क्लास को रियायत दी जाए, लेकिन टैक्स छूट की रियायत देने की एक सीमा भी है। वित्त मंत्री का ये बयान बजट से ठीक 1 महीने पहले आ रहा है। उन्होंने ये बयान एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में दिया है। उनके इस बयान से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बजट में इनकम टैक्स पर ज्यादा छूट नहीं मिलेगी। पवन सर, आपका रिएक्शन? वित्त मंत्री का बयान जो है अपने आप में ही विरोधाभास पैदा कर रहा है। पहले कह रहे हैं कि उन्हें लगता है मिलना चाहिए पर बजट में नहीं मिलना चाहिए, और इसके ठीक पहले पिछले हफ्ते हमने देखा था रॉयटर न्यूज़ एजेंसी की एक बड़ी रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा जा रहा था कि भाई मिल सकती है छूट 15 लाख तक की कमाई वालों को। तो बजट के पहले ये सारी खबरें बहुत हमारे आसपास आ जाती हैं। जो बातें उन्होंने कही है, मैं बड़ा मेरी बल्कि सहानुभूति है उनसे इस बात के लिए। जो पहली बात उन्होंने कही कि दिया जाना चाहिए, तो उसमें एक बहुत ही साधारण पॉलिटिशियन की तरह बात कर रही हैं वो, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने कर रही है कि सरकार के पास अपनी लिमिटेशंस हैं, तो जब ये वो कह रही हैं तो एक वित्त मंत्री के तौर पे बोल रही हैं। उनको पता है कि सर्टेन रिलीफ जो है वो इस साल के बजट में जुलाई में दिया जा चुका है और ज्यादा एल्बो रूम सरकार के पास नहीं बन रहा है जिसमें इनकम टैक्स में रियायत दी जा सके आने वाले बजट में। बावजूद इसके मैं कहूंगा प्रियंका कि कभी ऐसा नहीं हुआ जब मुझे याद नहीं आता, अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे करेक्ट करिएगा, कि कोई बजट से पहले किसी वित्त मंत्री ने ये कहा हो कि हम जनता को फला 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 रिलीफ देने जा रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने जब दरअसल इसकी जांच पड़ताल के लिए आपको पूरी उनका पूरे भाषण पे गौर करना पड़ेगा। जब वो टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो आपको ये लगेगा कि सभी चीजें जिनके ऊपर वो बात कर रही हैं वो ये दिखाता है कि सरकार में काम बेहतर हो रहा है। ऐसे में अगर जरूरत पड़ेगी तो शायद क्योंकि सरकार का खजाना भरा हुआ है, ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन बेहतर हो गया है, बाकी टैक्स कलेक्शन बेहतर हो गए हैं। इस साल थोड़ा सा जीडीपी खराब हो गया अभी क्वार्टर 2 में, पर जीडीपी थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो सरकार के पास मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मामूली संभावना सरकार के पास बन सकती है कि इनकम टैक्स में शायद छेड़छाड़ की जाए। लेकिन ये बताना अभी से कि हो जाएगा, अभी से 15 दिन बाद मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे बजट नजदीक आते हैं ना, वैसे वैसे थोड़ी बातें ज्यादा कॉन्क्रीट होके शेप में आती, तब ज्यादा पता चलता है। अभी से यहाँ से बताना बड़ा मुश्किल होगा। मैं सिर्फ ये मान के चल रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा है उस पर भरोसा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। एक्चुअल टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग, सो वो हमको 1 फरवरी को ही पता चलेगा कि भाई हुआ क्या है। अभी तो बस कई सारी खबरें जो हैं हम इस तरह की लाते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। इस साल सितंबर तिमाही के दौरान एनबीएफसीज की तरफ से दिए जाने वाले कर्ज में करीब 13% की गिरावट देखने को मिली है। एनबीएफसी कंपनियों के संगठन फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी एफआईडीसी के मुताबिक इस साल सितंबर तिमाही के दौरान एनबीएफसी कंपनियों ने देश भर में 7.87 लाख करोड़ के कर्ज बांटे हैं और पिछले साल सितंबर तिमाही में ये आंकड़ा 9 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। एफआईडीसी के मुताबिक पिछले साल के सितंबर तिमाही के मुकाबले इस साल के सितंबर तिमाही के दौरान एनबीएफसी की तरफ से कमर्शियल गाड़ियों के लोन, एजुकेशन लोन, सिक्योरिटीज के बदले दिए जाने वाले लोन और 3 साल या इससे ज्यादा की अवधि के लिए दिए जाने वाले लोन में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। साथ में शहरी इलाकों में लोन की मांग 22% घटी है, जिस वजह से कुल कर्ज पिछले साल के मुकाबले कम रहा है। आंकड़ों की तुलना अगर जून तिमाही में बांटे गए कर्ज से की जाए तो जून तिमाही के मुकाबले सितंबर तिमाही में गोल्ड लोन, कंज्यूमर लोन, 2 व्हीलर लोन और सिक्योरिटीज के बदले दिए जाने वाले लोन में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। पवन सर, एनबीएफसी की तरफ से कुछ सेक्टर्स के लिए कर्ज में कमी जो नजर आ रही है, ग्रोथ को लेकर ये क्या संकेत दे रहे हैं? एक्चुअली प्रियंका, आप इसमें 4-5 चीजें जिसका उल्लेख आपने किया, उसमें
अगर हम लोग फंसेंगे तो मेरे ख्याल से बड़ा गडमड हो जाएगा। मैं शुरुआत करता हूँ जैसे जिसकी चर्चा की आपने, जैसे अर्बन एरियाज में लोन की चर्चा की, जिसमें मैं आंकड़े देख के बता रहा हूँ, करीब 22.71% का नेगेटिव ग्रोथ है। ये देखिए तभी तय हो गया था जब जीडीपी के आंकड़े नहीं आए थे, और जो कंपनियों की अर्निंग्स खराब हो गई थी सेकेंड क्वार्टर की, जब HUL और बाकी जो दूसरे FMCG कंपनियां हैं उनका अर्निंग्स खराब हो गया था, और उनके CEOs ने कहा था कि साहब बहुत दबाव है, और रूरल एरियाज तो थोड़ा बेहतर है, अर्बन एरियाज में बड़ी दिक्कत है। तो ये जो लोन का ग्रोथ आप देख रहे हैं वो आपको डायरेक्टली एसोसिएटेड है उस तरह के एक्सपेंसेस से, और ये बताता है कि उस क्वार्टर में स्लो डाउन रहा, जिसका असर आपको जीडीपी रेट पे दिखा सेकेंड क्वार्टर में, प्रियंका। जो दूसरा गोल्ड लोन की आप बात कर रहे हैं, गोल्ड लोन में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी देखिए बहुत करीब 6% के आसपास है। और जो एजुकेशन लोन है इसमें मैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देख रहा हूँ जिसमें -10% है। मैं इसको इस देश में इस बार जैसे कनाडा में स्टूडेंट्स के जाने वाले, जो ओवरसीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है, उसके कर्जों से जोड़कर देखता हूं, तो हमें पता चलता है कि उसमें वो बड़ा सबड्यूड मार्केट था, इस बार वहां पे बहुत म्यूटेड ग्रोथ है, तो इसलिए एजुकेशन लोन पे भी उसका असर दिख रहा है। गोल्ड लोन में आप रुकावट की बात आप करते हैं, तो गोल्ड लोन में 36% जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट है। गोल्ड लोन में 6% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, देखिएगा वो। तो जो लोन का ग्रोथ है, ये सारे इंडिकेटर्स आपको इसी तरफ इशारा करते हैं, और ये सब इंडिकेटर्स ऐसे आए, इसीलिए आपके हाथ इस तरह का जीडीपी आया सेकेंड क्वार्टर में। तो ये बहुत प्रियंका, बहुत कंज्यूमर लोन देख रहा हूं मैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में करीब 18% डाउन है। तो ये सब इसका इसका ये डिमांड पे इसका असर दिखा, इसका असर सेल्स ग्रोथ पे दिखा, और इसका असर फाइनली जीडीपी ग्रोथ पे दिखा। तो ये सब आंकड़े ऐसे हैं जिससे इससे पता चल जाता है कि ये होना ही था, जो जिस तरह के जीडीपी के आंकड़े हमारे पास आए हैं। बिल्कुल। और कमर्शियल व्हीकल में भी देखिए अच्छा खासा जो है उसके लोन में भी गिरावट है, यानी कॉमर्शियल कंज्यूमर व्हीकल में भी सेंटिमेंट। प्रियंका का आप 9% डाउन है, आप देखिएगा ईयर ऑन ईयर, और 3% लगभग डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो देखिए जून जुलाई के बाद, मई के बाद जो व्हीकल्स में ग्रोथ, व्हीकल्स में जो सेल्स डाउन रहा, वो भी एक कारण रहा, और उसका हम लोग 4 महीने से इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो ऑटो ग्रोथ है, जो पैसेंजर व्हीकल्स ग्रोथ है, उसमें दिक्कत है। तो वो सब जो जिस किस्म के हमारे पास जीडीपी आंकड़े आए हैं, वो ये बताते हैं कि ये जब लोन के आंकड़े ऐसे आएंगे, तो आपको वो उसका असर कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रोथ पे दिखेगा। और ये पहले से तय था कि जो व्हीकल्स लोन है वो म्यूटेड ग्रोथ है वहां पे, तो वो जीडीपी पे दिखेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि अब ये दिसंबर क्वार्टर जो है वो कैसा रह सकता है? बेहतर कुछ हमें खबर मिल सकती है? देखिए, आप जब पिछले MPC की बैठक में जो RBI गवर्नर ने बोल दिया था कि ये वाला क्वार्टर थोड़ा बेहतर रहेगा। अभी देखेंगे कि कैसे ये कैसा क्वार्टर मूव करता है। पर मैं हमेशा से ये बात कह रहा हूं कि जो सेकेंड क्वार्टर जिस तरह से जीडीपी रेट को नीचे रखते हुए खराब हुआ है, तो मेरे ख्याल से वहां से थोड़ी बेहतरी रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ी बेहतरी रहेगी, और फाइनली ये साल खत्म होते होते और बेहतर होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि जो नए गवर्नर साहब हैं रिजर्व बैंक के, वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या ग्रोथ पर अभी जो निकल कर आए उनकी रिपोर्ट। रिजर्व बैंक के जो नए गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं, उन्होंने अभी उम्मीद जताई है कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में आर्थिक सुस्ती के बाद अब दूसरी छमाही के दौरान अर्थव्यवस्था में रिकवरी की संभावना बढ़ी है। सोमवार को जारी रिजर्व बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में संजय मल्होत्रा ने यह बात कही है। रिजर्व बैंक गवर्नर के मुताबिक दूसरी छमाही के दौरान कंज्यूमर और बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ा है, साथ में कंपनियों की बेहतर हुई बैलेंस शीट से निवेश के माहौल में भी सुधार हुआ है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर तिमाही और उसके बाद मार्च तिमाही के दौरान पब्लिक कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ने, साथ ही में मजबूत सर्विस एक्सपोर्ट की बदौलत जीडीपी ग्रोथ में रिकवरी की संभावना है। तो नए गवर्नर जी ने तो कह दिया है कि उन्हें पूरी संभावना नजर आ रही है।
आप इस रिपोर्ट में क्या देख रहे हैं? जो ये इंडिकेशंस दे रहे हैं उससे लग रहा है जो सेकंड हाफ रहेगा, दूसरी छमाही जो रहेगी, वहां ग्रोथ लौटने की ये बात कर रही है। आप कितने सहमत हैं इससे? देखिए, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट थोड़ा बेहतर होगा प्रियंका। सेल्स वगैरह भी आप देखिएगा तो पिछले क्वार्टर की तुलना में बेहतर होगा। डिमांड सिचुएशन सुधरने जा रही है। मुझे लगता है कि दुनिया भर में अनसर्टेनिटीज के बावजूद जो इंडियन इकोनॉमी है वो थोड़ा सा उसको अपना पेस रीगेन करने में बड़ी मदद मिलेगी। और बिजनेस कॉन्फिडेंस होगा जिसका हवाला गवर्नर साहब दे रहे हैं कि बिजनेस कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, जो स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड बेहतर होगा। तो ये सब कुल मिला के अभी इससे पहले के न्यूज़ के बारे में जो हम लोग डिस्कस करते थे, मेरे ख्याल से ये उसका एक समझिए एक्सटेंशन की तरह उसको इसको ट्रीट करिए। तो अन्य परिस्थितियां सामान्य रही तो अ, आप देखिएगा कि जीडीपी पिछले जो क्वार्टर है उसकी तुलना में मेरे ख्याल से बेहतर होगा। ठीक है, चलिए अगली खबर की तरफ अब हम चलते हैं। अदानी ग्रुप एफएमसीजी कारोबार से बाहर होने जा रहा है। ग्रुप ने एफएमसीजी कंपनी अदानी विल्मर में अदानी कमोडिटीज का 44% हिस्सा बेचने का फैसला किया है। इसमें 13% हिस्सा पब्लिक और 31% विल्मर को बेचा जाएगा। यह हिस्सा बिक्री करीब $2 अरब में होगी और हिस्सा बिक्री से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल ग्रुप की विस्तार योजनाओं में किया जाएगा। साथ में इस हिस्से की बिक्री के बाद विल्मर में पब्लिक होल्डिंग बढ़कर 25% और प्रमोटर होल्डिंग घटकर 75% पर आ जाएगी। लिस्टिंग नियमों के मुताबिक फरवरी 2025 तक कंपनी को पब्लिक होल्डिंग बढ़ाकर 25% करना जरूरी है। अदानी ग्रुप एफएमसीजी कारोबार से बाहर होती हुई आप इसमें क्या रीड कर रहे हैं? क्यों उठा रही है ये कदम? प्रियंका, ये बात मुझे लगता है कि कुछ और इसमें मतलब वी ऑल हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। हम लोग एक्चुअली वी आर रीडिंग द लाइन दिस रिगार्ड। वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। अभी जब अडानी ने ये फैसला किया है तो मुझे लगता है कि ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि अभी क्यों ये इस लिहाज से इस डिसीजन को देखा जाना चाहिए कि क्या ये फैसला जब आया है तो जो यूएस में इनके केस के इनके इंडाइटमेंट के बाद ये आया है, तो इसलिए थोड़ा मेरे ख्याल से संशय बढ़ाता है प्रियंका। और ये सवाल पूछने की कोशिश है और ये सवाल पैदा करता है कि क्या ये इस कहीं कंपनी को पैसे जुटाने में, कहीं कंपनी को अपने कैपिटल मैनेजमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये देखिए, रकम तो बहुत ज्यादा नहीं है अडानी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन फिर भी 17-18 हजार करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। कहीं इसको अगर कोई लूप होल्स है, कहीं कोई जरूरत है इस असिस्टेंस की मामूली, तो इस रकम से उसकी मदद की जा सकती है। प्लस मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़े टाइम के बाद लगातार कंपनी ने शायद इस पे विचार किया हो कि ये वो जगह है जहाँ पे हमें सिनर्जी नहीं मिल रही है, जहाँ पे बाकी और जो कंपनियां हैं उसके सपोर्टिंग एलिमेंट्स बहुत हैं। अडानी को शायद इसमें बहुत ज़्यादा शिरकत करनी पड़ेगी और कुल मिलाकर यहाँ से निकलने का ही फायदा है एक। और ये जो पैसा यहाँ से निकाला जा रहा है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम और फोकस कर सकते हैं, उसको वहाँ पे लगा सकते हैं। तो क्यों ना ऐसा कोर सेक्टर में हम जो उसका कोर एरिया है उसी पे फोकस किया जाए, बजाय कि मतलब ब्रांच आउट करने के, जहाँ पे उन्होंने सालों रह के वक्त बर्बाद किया है। इस तरह के फैसले कॉर्पोरेट्स में लिए जाते रहते हैं। मतलब इसमें मतलब ज्यादा मेरे ख्याल से विस्तार से हमें जानने की जरूरत है और आने वाले टाइम में टाइमिंग पे प्लस इसके पूरे एग्जिट पे पूरी स्ट्रेटजी क्या उसमें और मेरे ख्याल से तहकीकात की जानी चाहिए तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑलराइट पवन सर, थैंक यू सो मच। तो ये 2024 का आखिरी शो है, तो नए साल की शुभकामनाएं आपको भी सर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर टू योर व्यूअर्स आल्सो। चलिए, तो इसी के साथ 1 तारीख यानी पहले दिन जो रहेगा 2025 का, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और
पवन सर से और हमारे दर्शकों से अब मुलाकात होगी 2 जनवरी को, यानी थर्सडे को अब अगला शो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनी 9 के साथ जुड़े रहिए, अपना साथ हमें देते रहिए, और मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि 2025 बहुत एक्शन वाला साल रहने वाला है। सबसे बड़ा एक्शन जो होगा फाइनेंशियल वर्ल्ड में वो होगा बजट का, तो बजट की लगातार कवरेज के लिए मनी 9 देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, मुलाकात होती है अगले साल यानी नए साल में। हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।